स्ट्रेट ड्राइव बाय डीके। तो बीच बीच में एलजी साहब को जो महानुभाव करके आपने संबोधित करना शुरू किया, और बहुत रिस्पेक्ट है खास तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक जी आरएसएस वो फारूक अब्दुल्ला बड़ी 2/3 मेजॉरिटी के साथ। हाँ। और उस दौरान मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम इलीगल और बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई। ज्यादा मैंने किथ एंड किंग्स ऑफ वीवीआईपीज एंड ब्यूरोक्रेट्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में लगे थे, मैंने उनको बाहर का दरवाजा दिखलाया। पॉलिटिशियनों के साथ पंगे लिए आपने, डर लगा कभी या फिर पीछे कोई स्पोर्ट और एक स्पोर्ट है वो तो नीली छतरी वाले की भी मिलती है इसमें। लोग कहते हैं ब्लैकमेलर, फिर लोग कहते हैं यार पागल है, ये काम करता है इधर हम ही उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग कमेटी का मेंबर बना दिया। ठीक है। लोग कहते हैं कि शकील साहब के अच्छे बहुत रिलेशन हैं, दिल्ली तक बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, इसलिए वो डरते नहीं है, उनको पता है ऊपर हमारे अच्छे सारे हैं। ऐसा है सच कुछ? अन्याय कश्मीर से हुआ या दिल्ली से हुआ? दीपक भाई, जब जम्मू की ग्रांट्स चल रही होती हैं तो हमारे एमएलएस बाहर कैंटीन में बैठे होते हैं असेंबली की, लेकिन आप देखिए जो कश्मीर का विधायक है वो अंदर डिस्कशन कर रहा हो, वो अपने लोगों के लिए लड़ता है, वो अपने लोगों के लिए बात करता है। मतलब आपको लगता है कि जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो यहाँ की पॉलिटिशियंस की गलतियां, नालायकी की वजह से? एक चीज बताइए, कौन सी सिलेक्शन जो है वो आपकी फाइनलाइज हुई? आप मुझे बताइए, जो भी पेपर हुआ वो लीक हो गया। जैसे बीजेपी के एमएलए हैं, उनकी कोई उन्हें किसी सलाह मशवरे में या पॉलिसी मेकिंग में रखा जाता है? हमारे लीडर अपना कद ही नहीं बना सके दिल्ली वालों क्या। तो आपको लगता है रविंदर रैना जैसे लीडर्स चाहिए जब? यस, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। क्यों इज्जत करता हूँ? क्योंकि वो वाहिद पॉलिटिशियन है बीजेपी का। अच्छा, बेसिकली शकील साहब, सबसे पहले तो एडवोकेट शेख शकील साहब हैं कौन? वकील हैं, नेता हैं, समाज सेवी हैं, विसल ब्लोअर हैं, कौन है? ठीक है, कोई वी हैव स्टार्टेड? हाँ जी सर, स्टार्ट। हाँ, मैं बस एक एडवोकेट हूँ और साथ में थोड़ा सा थोड़ी फिक्र है अपने अंदर कि कोई चीज़ जो है वो टच कर जाती है मुझे, तो मैं विसल ब्लोअर भी नहीं अपने आप को कह सकता, ना कोई एक्टिविस्ट कह सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो समाज के प्रति एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस समाज ने इतनी इज्जत दी दीपक जी, कि जिसने एक गली मोहल्ला से उठा के मुझे शेख शकील बना दिया, तो मैं समझता हूँ उस समाज को कुछ वापस करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अल्टीमेटली दीपक जी कितने पैसे कमाए ये नहीं मैटर करेगा जी, मैटर करेगा कि हम क्या छोड़ के गए समाज के लिए, क्या कंट्रीब्यूट किया अपने शहर के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने सिविल समाज के लिए। क्या हमारी कोई ऐसी एफर्ट कोई याद करेगा कि भाई कुछ हमने अपने इस समाज के लिए किया, जिस आप देख रहे हैं कि इतना खूबसूरत है जम्मू कश्मीर, स्वर्ग कहा जाता है इसको। ठीक है, और अभी आप ये देख लीजिए कि हमारे हालात ये हैं कि हम आज इस मौसम में लास्ट आपको याद होगा कितनी सर्दी थी। बिल्कुल, हाँ, फरवरी में अच्छी खासी से, और इस बार मौसम बड़ी जल्दी चेंज हो गया। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। तो कोशिश यही हमेशा मेरी रही है कि अपने आसपास जो अपनी जितनी हैसियत है, जितनी अपनी कैपेसिटी है दीपक जी, तो कोशिश की मैंने। चीजों को दुरुस्त करना चाहते हैं आप? मैं दुरुस्त तो ऊपर वाला ही कर सकता है, मैं आपको सच्ची बताऊं। कोशिश करते हैं, कोशिश बस ये। सियासत में शेख साहब आने का कोई मतलब इंटरेस्ट तो कह सकते हैं कि आप जिस तरह से चीज़ों को उठाते हैं, मुझे लगता है बड़े सारे पॉलिटिशियन भी नहीं जेन्युइनली उठा पाते या तरीके से उठा पाते। सियासत में आने का इरादा कोई जल्दी अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में? दीपक भाई ऐसा कोई इरादा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मैं प्रोफेशन में अच्छा खासा बिजी हूँ, और फिर उसके बाद जो मैंने खुद जो शरारतें खुद ही मैंने जो की हुई हैं वो बहुत ज़्यादा समय लेती हैं, और एक वक्त में मैं महसूस करता हूँ एक ही काम हो सकता है अच्छे ढंग से। सियासत में समझता हूँ ये भी एक खिदमत है लोगों की, और उसके लिए आपको फुल फ्लेज मुझे लगता है
आपको अगर सियासत करनी है तो फुल फ्लैज होना चाहिए। मेरी अक्सर मैं अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाता हूँ कि मैं अच्छा। वकालत भी करूँ और सियासत भी करूँ, क्योंकि सपोज मैं कहीं पे जलसे जुलूस में हूँ और पीछे से किसी आदमी का मुकदमा लगा है, तो वो कैसे इंसाफ होगा उस मुकदमे के साथ भी और उस शख्स के साथ भी। इसलिए मैं अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ना मैं ला नहीं पाया। पर शेख साहब मेरे ख्याल में शकील साहब बड़े सारे पॉलिटिशियन, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर्स, प्रेजेंट एमएलएज ऐसे हैं जो लॉ करके, मतलब वकील कम पॉलिटिशियन होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें बड़ा इजी होता है तो पॉलिटिक्स में आना, क्योंकि आप आ सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। आपके सामने मिसाल है, हमारे कपिल सिब्बल हैं जी, सुप्रीम कोर्ट बार मनु एसोसिएशन सिंह भी के, हैं, मनु सिंह बहुत भी बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बहुत बड़े बड़े नाम पी हैं, चिदम्बरम साहब भी खुद। पी चिदम्बरम साहब। लेकिन ये भी लोग, मैं आपको दीपक भाई एक चीज कहूंगा, जब टाइम होता है तभी केस लड़ने जाते हैं, बाकी टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए इन लोगों का स्टेचर इतना बढ़ चुका है, इनको कोई दाल फुल्के की कोई कोई परवाह नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेचर है इन लोगों का। तो मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं है मेन स्ट्रीम किसी पॉलिटिक्स में आने का, क्योंकि मैं प्रोफेशन में इतना बिजी रहता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जो भी काम है आपका उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो आना हो तो किस पार्टी को ज्यादा नजदीक? देखिए अभी ऐसा कोई इरादा है नहीं और ना ही ऐसी कोई पार्टी, लेकिन एक चीज जरूर है, जब कभी भी मैं अगर पॉलिटिकल इनिंग जी खेलूंगा, मेरी यही कोशिश होगी कि मैं उसी पार्टी में जाऊंगा जो पार्टी जो है, जो आपस में प्यार मोहब्बत सेकुलर इथास जो है, अगर उस तरफ उनका रुझान होगा तो मेरा रुझान वैसे ही किसी पार्टी की है। तरफ पार्टी होगा। कोई आपकी नजर में ऐसी? मुझे अभी मैंने कहा ना, अभी मैंने सोचा ही नहीं, ना मैंने भी कोई ऐसे कोई पार्टी दिखती है कोई जो मुझे बड़ा प्यार? मैं आपको एक चीज कहूंगा कि ऐसा अभी कोई ना ही मुझे कोई इशारा कहीं से देखो, मिला है। जब आपका इंटरव्यू करने का सोचते हैं ना, बड़े सारे लोगों ने ना मुझे बड़ी बार पूछा कि आपने शेख शकील साहब का इंटरव्यू कभी नहीं किया। मैंने कहा बड़ी पहले की है, काफी देर से नहीं किया। फिर ये बात हुई कि शायद लोगों को लगता था कि मेरी आपकी पहचान नहीं है, तो मैंने कहा भाई वो हमारे बहुत पुराने दोस्त है, पर इंटरव्यू किसी दिन करना है, ये जितने छोटे छोटे सवाल हैं सब पूछने हैं। नहीं तो वैसे कोई पार्टी लगती है आपको जो इस समय बड़ी मतलब जिसको आप बोलेंगे यार इसमें सब कुछ है, परफेक्ट है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कोई? दीपक भाई मैं आपको एक चीज कहूंगा, हर पार्टी में कुछ ना कुछ अच्छा भी, अच्छा भी है। मैं आपको सही में कहूंगा, देखिए सो फार एज अभी जो हमारी रूलिंग पार्टी है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है। रूलिंग स्टेट वाली, सेंटर वाली? सेंटर वाले की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी की मैं बात करूंगा। अगर आप कांग्रेस देखें तो कांग्रेस की भी एक तारीख है, कांग्रेस का भी एक कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंट्रीब्यूशन को रूल आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप दूसरी हमारी जो यहाँ की रीजनल पार्टी है पीडीपी, आप देखिए कितने कम अरसा में 2.5-3 साल के बाद ही मुफ्ती सरकार उन्होंने बनाई, और उसके पीछे मुफ्ती साहब की अनथक मेहनत थी। तो हर पार्टी में कुछ ना कुछ अच्छा है। मैं हमेशा दीपक भाई आपको एक चीज कहूंगा, मैं हमेशा चीजों को ना बड़ी पॉजिटिव आउटलुक से देखता हूँ, होना भी चाहिए। और क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी किसी में देखेंगे तो आप खुद भी पॉजिटिव रहेंगे और आपको अच्छे उसके नताइज मिलते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जिस तरह पहले कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा अभी नहीं है। अभी मैं प्रोफेशन जो है उसको करना चाहता हूँ, और सबसे बड़ी ये बात है, बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स मैं कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के वो भी कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम जो मेरी रूटीन लिटिगेशन है। तो बस मुझे इसी में इतना मजा आता है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बीच बीच में एलजी साहब को जो महानुभाव करके आपने संबोधित करना शुरू किया और छोटे छोटे मैसेज उनके लिए, उनके तक पहुंचते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि वहां से कोई जवाब आया हो? मुझे मैं आपको सच्ची में बताऊं, मेरा बेसिक मकसद होता है कि जो अवामी मसाइल है ना, जो पब्लिक के इश्यूज हैं, वो जो पावर के गलियारे हैं ना दीपक भाई, उन तक पहुंचने चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोगों को पर्टिकुलरली जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी भी कुछ कंपल्शंस होती हैं, ठीक है, पार्टी डिसिप्लिन से बंधे होते हैं, और भी बड़े सारे मसले मसाइल होते हैं। तो वो लोग खुल के, मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि खुल के जो बात बोलते नहीं है, जो बात करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिनको मैं प्यार से महापुरुष कहता हूँ, महापुरुष, ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उन तक जो है, ये जो अवाम के जो मसाइल हैं और जो बड़े बड़े इश्यूज भी हैं,
जो उन तक नहीं पहुंचते, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इश्यूज उन तक पहुंचते जब हैं। आप रेस करते हैं पहुंचते हैं वहां तक, आपको लगता है? मुझे लगता है पहुंचते हैं, अच्छा, मुझे लगता है कभी पहुंचते हैं। रिवर्ट आया मुझे किसी उनका जरिए, किसी देखिए जरिए? मुझे रिवर्ट नहीं आया, मैं आपको सही में कहूंगा, लेकिन मुझे चीजें थोड़ी सी ठीक होते हुए नजर आती है, मतलब बात पहुंच गई। बात पहुंच गई। तो मेरा बेसिक मकसद ही यही है कि मैं चाहता हूं कि बात, अगर कोई चीज गलत हो रही है कहीं पे, मुझे लगता है कि किसी शख्स के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, या किसी एक सेक्शन के साथ, एक वर्ग के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनकी एक वॉइस बन सकूं, ताकि ये पावर तक ये बात पहुंचे। तो मेरा मकसद बेसिक यही हो। तो अच्छा, कभी एलजी साहब से मुलाकात हुई शकील साहब? नहीं मेरी उनसे अच्छा, कभी मुलाकात नहीं हुई? कभी मुलाकात 4 साल से ऊपर उनका टेन्योर हाँ, हो नहीं गया। मेरी उनसे कभी नहीं, कभी नहीं कभी हुई। मतलब किसी कार्यक्रम में भी आके ना मेरी कभी उनसे अच्छा, मुलाकात कभी टाइम लिया आपने अपॉइंटमेंट? मैंने कभी नहीं लिया। अच्छा, टाइम भी नहीं मैंने सीखी, मुझे काम ही नहीं है। मेरे पास एक माध्यम है उन तक पहुंचने सोशल का, मीडिया। सोशल मीडिया, तो मैं वही अपना राइट जो है वो। सोशल मीडिया को कितना पावरफुल मानते हैं आप शेख साहब? मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंडिया में जो भी हमारे देश में उथल पुथल हो रही है, जो चेंजेस आ रही हैं, या जो हमारी यूटी में भी चेंजेस आ रही हैं, मुझे लगता है कि इसमें सोशल मीडिया का बहुत रोल है। देखिए, मैं दीपक भाई आपको एक चीज कहूंगा, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उसकी भी कुछ मजबूरियां, बिल्कुल मैं वो समझता हूँ, बिल्कुल ठीक है। मुझे मालूम है आप भी मेरे भाई हैं, और भी मेरे भाई, और आपको पता मुझे कितना प्यार मिलता है पूरे समाज से। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए, उन इंस्टीट्यूशंस को जिंदा भी रहना है, ठीक है। तो कुछ मसले मसाइल हैं, मैं महसूस करता हूँ, एडवर्टीजमेंट है, एम्पैनलमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया ने एक, नो डाउट इसमें भी आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है। तो लेकिन यह है कि आप अपनी बात जो है ना, एक अच्छे ढंग से रख सकते हैं, और ये बात आपकी पहुंचती है। और आप देखते हैं कि मेरे पास जितनी भी सूचनाएं आती हैं, चाहे वो कितना पावरफुल पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट है, और आपने देखा कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक मुहज्जब तरीके से, एक पार्लियामेंट्री तरीके से, जिस तरह आप जर्नलिज्म करते हैं, मैं सुबह आपका वो जो आप कॉफी पीते हुए प्रोग्राम करते हैं, मॉर्निंग टी, वो मेरा पर्सनल है, वो भी ठीक है, जैसे आपके मुझे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो, ऑलमोस्ट मैं डेली सुनता हूँ। तो मुझे आप इतना कंफर्ट होके ना, बड़े कंफर्ट लेवल में आप बात करते हैं। तो मेरी अपनी एक सोच है कि बेसिक मकसद ये है कि आपने अपनी बात जो है ना, वो पहुंचानी है, और आप इसको जितना अच्छे ढंग से पहुंचाएंगे। आप देखिए, मैं अगर एलजी साहब को मैं एड्रेस करता हूं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि दैट आई एम अब्यूजिंग, आई एम यूजिंग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, एक डिग्नेटरी है, मकसद ये है कि बात पहुंचानी है। और मैं बहुत थैंकफुल हूं इस सोशल मीडिया का कि मुझे एक माध्यम मिला, और आप यकीन कीजिए कि दीपक भाई, इतना प्यार मिला ना मुझे, मैं कहीं भी जाता हूँ, रास्ते में चलता हूँ, लोग गाड़ी रोक के मुझसे पूछते हैं, आप वही है ना? ये अच्छा, बड़ी चीज एक और है शकील साहब की, ठीक है, वो तो ठीक है कि एलजी साहब तक आप अपनी बात पहुंचाते हैं। अच्छा, बड़े सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनकी आप बात मतलब जो है खोल के भी रख देते हैं, एक्सपोज भी करते हैं, वहां से कोई रिएक्शन तो आता होगा, क्योंकि वो तो ऐसे पॉलिटिशियन जो आपको आते जाते मिलते भी होंगे, शहरदारी है, लोकल लोग मिलते भी हैं। देखिए, एक तो मैं दीपक भाई आपको ना बड़ी खुल के बात करूंगा, जिस तरह आप खुल के बात करते हैं, तो खुल के बात में तो मजा नहीं आता। नहीं, खुल के रखिए, ठीक है, हमारी भी कोई मजबूरी नहीं है। एक मैं आपको दीपक भाई बताऊं आपको मजेदार बात, एक तो मेरा पर्सनल किसी के साथ कुछ नहीं है। अच्छा, हालांकि शायद वो लोग सोचते होंगे कि ये पर्सनल है, ये पीछे ही पड़ जाता है, लेकिन मैं पीछे नहीं पड़ता। मैं कोशिश करता हूं कि चीजों को पाए तकमील तक जो है ना, वो पहुंचाया जाए। आप देखिए, जैसे एक इशू मैंने रेज किया हमने 2000 में, कि ये जो मिनिस्ट्रियल बंगलोज हैं, या जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, ये हमारे पॉलिटिशियंस वकेट करें, क्योंकि उनका कोई राइट नहीं। आप देखिए, 2000 अगस्त से लेकर अल्टीमेटली जनवरी 25 में आके आपने देखा कि जब हाई कोर्ट ने बड़ा कड़ा संज्ञान लिया, और अल्टीमेटली प्रीमिसेस जो है उनको सील करना पड़ा। ज्यादा टारगेट पर आपने 2-3 लोगों को ही किया, वो कोई कारण ऐसी कोई वहां पर फिर लगता है कि शायद कोई कुछ लोगों से प्यार ज्यादा है। मैं आपको एक चीज कहूंगा, बड़ी मजेदार बात क्या है। देखिए, होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। मुझे ये बात अभी थोड़े दिन पहले ना, मुझे जुनैद भाई ने भी मेरा इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने भी मुझे पूछा कि नहीं, आप एक पर्टिकुलर
पार्टी, कुछ पर्टिकुलर लोगों को आप ये टारगेट थोड़ा सा करते हैं। लोगों के भी हाँ, सवाल है कि क्या मैंने कारण है शकील हाँ, साहब, कोई मतलब बीजेपी के 2-4 नेताओं के हाँ, पीछे कुछ मैं ज्यादा आपको पड़े? उसकी बड़ी हम्म, मजेदार एक बात बताऊंगा। देखिए, एक तो दीपक भाई सबसे पहली बात है, डेमोक्रेसी में सवाल किससे होना चाहिए? बिल्कुल। हाँ, जो डेमोक्रेसी, पावर में, जो लोग पावर पावर में में, हैं, हाँ। ठीक है। अब देखिए, जो लोग बंगलों में बैठे हुए हैं, आपने तो उन्हीं के नाम लेने हैं। मैंने तो आजाद साहब को भी कहा, मैंने कहा आजाद साहब आप साउथ एवेन्यू में भी बंगले में बैठे हुए हैं, जम्मू में भी बैठे हुए हैं, श्रीनगर में भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आजाद साहब को भी कहा, मैंने कहा आजाद साहब आप बहुत टाल पॉलिटिशियन है, हम आपसे सीखते हैं, हम आपसे इंस्पिरेशन ड्रा करते हैं। मैंने आजाद साहब, ये टोटल मैं आपको बताऊंगा, ये टोटल कोई 45 या 46 पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने अकोमोडेशंस को रिटेन किया। उनमें सजाद लोन भी है, ठीक है, उनमें वो टावरिंग लीडर है बड़े बड़े, बिल्कुल। मैंने सभी के नाम लिए। लेकिन जम्मू में खास तौर पर मैं आपको बताऊंगा, हमारे मखसूस 2-3 लोग हैं, आप उनका क्या नाम लेना है, मैंने बार बार उनको, अब तो खाली हो गए बंगले, आप तो खाली हाँ। हो गए। लेकिन आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको एक चीज कहूंगा, पर आजाद साहब का तो अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ। उनको तो मिला है, हाँ, मुझे लगता है रोका गया उस पे, उसके ऊपर जो शायद कोई टेक्निकल आपको पता हो या मैं लीगल। आपको एक चीज बताऊंगा, जो हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी रिव्यू की जो मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि जो 2 लोग हैं उनसे वकेट ना कराया जाए, एक रविंदर रैना जी और एक गुलाम नबी आजाद, ठीक है। अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह है कि एक तो मैं बार बार एक चीज कहता हूँ दीपक जी, कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट है खास तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जी, आरएसएस की। वो इसलिए क्योंकि ये लोग अपने घर पर छोड़े हैं लोगों ने, ठीक है, अपनी फैमिलीज छोड़कर देश के निर्माण के लिए अपने आप को डेडिकेट करते, और उन लोगों की मेहनत की वजह से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लोग पावर में आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और पर्टिकुलरली प्रिंसिपल्स की बात होती है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं कि अगर स्मृति ईरानी जी 7 दिन के अंदर अपना बंगला वकेट कर सकती हैं इलेक्शन हारने के बाद, तो 2018 जून में जब यहाँ पे सरकार गिर गई, तो नवंबर 2018 तक इनको नोटिस, हाँ, तब तो मतलब नवंबर 2 के बाद तो असेंबली भी खत्म होगी, ठीक है, एमएलए भी नहीं रहे, एमएलए। आप मुझे बताइए दीपक भाई, एक इतनी हाईली प्रिंसिपल पॉलिटिकल जमात, जिसकी नर्सरी पीछे आरएसएस है, जिसकी ग्रूमिंग हमारे प्रचारक करते हैं, जो हाई कैलिबर और कैरेक्टर के लोग हैं, क्या मेरे इन भाइयों ने उनसे कुछ नहीं सीखा? आप मुझे बताइए कि जब मोदी जी का प्रोग्राम है कि ना खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, ठीक है, आप देखिए राहुल गांधी जी की जब सदस्यता कैंसिल हुई, उनकी जो कन्विक्शन हुई एक केस में, आप देखिए उनको 3 दिन के अंदर बंगला खाली कराया गया। आप मुझे बताइए जवाजियत क्या है कि कहां 18 जून और कहां जनवरी 25? मगर आपने भी छोड़ा नहीं 25 तक वैसे। देखिए, एक मैं आपको बड़ी मजेदार कोर्ट तो अलग अपने तरीके से चल रहा था, आप सोशल मीडिया पे लगातार आप, मैं देखिए बेसिकली मैं आपको एक चीज कहूंगा, हालात अब दीपक भाई यहां तक पहुंचे थे कि जहां मैं अगर अपने सैलून में भी जाता था ना कटिंग के लिए, वहां भी पूछा जाता, वहां भी मुझसे पूछा जाता था, कहते शकील साहब ये नहीं बंगले खाली होने। अच्छा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप जहां पे, आपके लिए भी एक चैलेंज बन गया, ये चैलेंज बन गया था कि क्योंकि लोगों का विश्वास जो था ना दीपक भाई, रूल ऑफ लॉ पे बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं एक चीज बार बार कहता हूं मैं, कि हमारे जम्मू कश्मीर में 2 कानून है, एक इन्फ्लुएंशियल आदमी के लिए, बिल्कुल, लेकिन जो बेचारा इन्फ्लुएंशियल नहीं है उसके लिए बड़ा सख्त है। नहीं, मगर ऐसा मुझे लगता है फाइनली हुआ फिर, ठीक है। बंगला अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, वक्त बड़ा लगा दीपक भाई, मैं आपको एक चीज कहूंगा, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल टू ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिन्होंने अल्टीमेटली अप्रिशिएट किया। क्यों? क्योंकि मैंने हाई कोर्ट को भी यही कहा, मैंने कहा सर दुनिया हमारी ओर देख रही है, तो मैंने कहा जनाब अगर दिल्ली में सुब्रमण्यम स्वामी जैसे टाल लीडर से एकोमोडेशन खाली करवाई जा सकती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर थे, उनकी टर्म कंप्लीट हुई तो उनको नोटिस आ गया कि लुटियंस से अपना सामान उठा लीजिए, वो दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए। उन्होंने दीपक भाई दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि मैं जेड प्रोटेक्टिव हूं, मैं टाल लीडर हूं, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो सिक्योरिटी और एकोमोडेशन ये 2 डिफरेंट चीजें, 2 डिफरेंट रहेगी, मगर बंगला नहीं रहेगा। उन्होंने कहा आप दिल्ली में
अपनी प्राइवेट कोठी में चले जाइए, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में मतलब यही चीज मैं बार बार अपने डिवीजन बेंच को मैं कह रहा था, मैंने कहा सर नो वी आर ए यूटी, और मैंने कहा जनाब जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वो तो कानून है। अच्छा, जनता ये भी बड़ा कहती है कि शकील साहब ने दोनों फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को जो बीजेपी से थे उनके पीछे लगे हुए हैं। मतलब नगरोटा में घर बनाया डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने, उन पे भी आप लगातार सोशल मीडिया पे लगे रहे। देखिए दीपक भाई, मैंने आपको फिर एक चीज मैं कहूंगा, जो लोग सत्ता में है ना और जो लोग सेंसिटिव पोजीशंस पे हैं वहां उंगलियां उठेंगी। आप देखिए डिफेंस ऑफ वर्क्स एक्ट के मुताबिक आप देखिए नगरोटा में जहां पे उन्होंने घर बनाया उसके साथ एमुनिशन डिपो है, और डिप्टी कमिश्नर हमारे थे सिमरनदीप सिंह साहब, उन्होंने डिफेंस ऑफ वर्क्स एक्ट के तहत नोटिफिकेशन निकाला कि आउटर वॉल जो है एमुनिशन डिपो की उसके 1000 मीटर के अंदर अंदर कोई कंस्ट्रक्शन जो है एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भूतपूर्व हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने 567 मीटर के अंदर वो कंस्ट्रक्शन वो बना लिया। और सबसे बड़ी बात देखिए, इतने टाल लीडर हैं, उन्होंने बिना कानून की परवाह किए हुए और ना ही जेडीए से परमिशन लिया और इलीगल कंस्ट्रक्शन की, ये रिकॉर्ड है। हालांकि ये मैटर अभी सब जुडिस है हाई कोर्ट में, लेकिन जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं कि उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू भी दिया कि भाई भारतीय सेना जो है वो लोगों को तंग करती है, ये रिकॉर्ड है, उनका इंटरव्यू है। अच्छा, तो अल्टीमेटली जब मैंने ये चीजें हाईलाइट की, वो मेरे खिलाफ पुलिस में भी गए। अच्छा। उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी की। चलिए, उनको लगा होगा कि मैंने उनकी जो भी है उनको राइट है जाने का, लेकिन मैंने जो भी मुद्दे पब्लिक के सामने लाए, मैंने लोगों को यही चीजें बताई कि भाई ये जो लोग हैं जो हमारा मैंडेट लेके इतनी टॉप और इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, इनसे एक्सपेक्टेड क्या था पब्लिक लाइफ में? इनसे एक्सपेक्टेड यही था एक नीट और क्लीन लाइफ, ताकि हम भी इनसे सीखें कुछ। हमारी जो यंगस्टर्स हैं वो इनसे सीखें, जो हमारे और लोग जिन्होंने सोचा हुआ है, जिन्होंने पॉलिटिक्स को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कि भाई हम इनसे कुछ सीखे तो सही। तो आप देख लीजिए कि ये हमारे जो लीडर्स हैं, 25-25 कनाल स्टेट लैंड इनके कब्जे में, फिर उसके बाद 6-6 जगह पे इनकी प्रॉपर्टी है। बटोत में इनका बंगला है, बसोली में इनकी जमीन है, सांबे में इनकी जमीन है, चुआदी में इनकी जमीन है, सुंजवा में इनकी जमीन है, पेट्रोलियम एजेंसीज इनकी हैं, यहाँ पांचगढ़ाई में, बन में इनके मकान है। तो एक यूनिवर्सिटी का जो टीचर है, ठीक है, और जिसकी वाइफ जो है 4th क्लास मुलाजिम जम्मू यूनिवर्सिटी की है, इतने एसेट्स, तो ये चीजें मैं समाज में खुल के करता हूँ दीपक भाई। नहीं तो फिर कोर्ट में तो आप गए, पर कोर्ट ने तो आज तक उसके ऊपर कहीं नहीं किया, ये तो आप ही बोल रहे हैं। मतलब देखिए दीपक भाई, बात ऐसे है, स्पेशल ट्रिब्यूनल की भी जजमेंट आई, ठीक है, उन्होंने कहा एक तो उसको गिराया जाए, उन्होंने कोई सुना 4-5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। अच्छा, तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में इनका राइट है वो तो हाई कोर्ट में गए हुए। हाई कोर्ट ने फिलहाल जिसे कहते हैं ना कि इंटरम स्टे दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली फैसला तो होना है। फैसला तो कोठियों वाले केस का भी हुआ। उधर आप फिर लिंक रोड भी दूसरे तीसरे दिन चले जाते हैं के बैंक को लेकर, एमपी साहब के ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको बड़ी मजेदार बात। अच्छा, एक और चीज है कि जनता भी मतलब ये जानना चाहती है कि 3, 4, 5 बीजेपी लीडरों के पीछे आप जो पड़े हैं, इसके अलावा बीजेपी में और भी लोग हैं। कुछ लोगों को कहते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कुछ लोगों के पीछे ही हैं, कुछ के साथ नहीं। देखिए दीपक भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, लोगों को ना आपके बारे में राय बनाने का हक होता है। बिल्कुल, ठीक है, तो भी मैंने कहा खुल के आप बताएंगे तो लोग सुनेंगे। देखिए, मैं आपको मैं आपको एक चीज कहूंगा। देखिए, मुझे कई लोग जो मेरी तनकीद करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप ना कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को टारगेट, पिक एंड चूज। ठीक है, मैं आपको फिर एक चीज रिपीट करूंगा। मैं उन लोगों को ये चीज बताना चाहता हूँ कि मैं कोई मखसूस कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बीजेपी को टारगेट करता हूँ। ये मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि 96 से लेकर 2002 तक दीपक भाई बहुत पॉपुलर सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, डॉक्टर साहब हमारे फारूक अब्दुल्ला बड़ी 2/3 मेजॉरिटी के साथ। और उस दौरान मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम इलीगल और बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई। ठीक है, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर लगा,
इवन अंडर सेक्रेटरी भी डायरेक्ट लगे, इवन डीएसपी भी लगे डायरेक्ट, ठीक है। बड़ी सारी अपॉइंटमेंट्स हुई और मैं आपको बताऊं कि एमवाई खान उस वक्त बहुत पावरफुल चेयरमैन थे जेके बैंक के, ठीक है। डॉक्टर फारूक साहब ने उनकी बेटी को प्रोजेक्ट मैनेजर लगाया जेकेटीडीसी में, वो अपॉइंटमेंट मैंने चैलेंज की। आप समझ सकते हैं कि फारूक साहब चीफ मिनिस्टर हो, एमवाई खान जेके बैंक का चेयरमैन हो, तो किस मजबूती से मैंने वो केस लड़ा होगा और उनको नौकरी से बाहर निकाला। शफी उरी साहब वेरी अपराइट एंड वेरी प्रिंसिपल्ड एजुकेशन मिनिस्टर थे, बिल्कुल, जो उड़ी से आते हैं, उनका बेटा अभी उनका बेटा एमएलए बना है, डॉक्टर सज्जाद। सज्जाद साहब के जो छोटे भाई थे अवैस जी, ठीक है। अवैस साहब को डॉक्टर फारूक साहब ने असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर लगाया बॉम्बे में, बिल्कुल। उसकी अपॉइंटमेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, क्वैश करवाई। 125 से ज्यादा मैंने किथ एंड किंग्स ऑफ वीवीआईपीज एंड ब्यूरोक्रेट्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में लगे थे, मैंने उनको बाहर का दरवाजा दिखलाया। मतलब अब शुरू से ये कुछ कर रहे हैं, पर तब सोशल मीडिया नहीं ना था, तब सोशल मीडिया नहीं था। मुझे ये सारी ये मेरे तमाम फैक्ट्स, पूरा जम्मू कश्मीर इसको सुन रहा है, आप ये सारी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। ओके, एसकेआईसीसी में इलीगल अपॉइंटमेंट्स, वो मैंने क्वैश करवाई। बेतहाशा मैं आपको कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के टेन्योर में जितनी बैकडोर इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं, उन सबको बाहर। कोई डर नहीं लगा? इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियनों के साथ पंगे लिए आपने, डर लगा कभी? या फिर पीछे कोई स्पोर्ट थी? और एक स्पोर्ट है, हाँ। वो नहीं, वो उनकी तो नीली छतरी वाले की स्पोर्ट, खाली के जो कायनात है, हाँ, उनकी स्पोर्ट है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, नहीं वैसे कभी डर नहीं लगा? ऐसे जनरली पूछो, एक सीएम से पंगा, डिप्टी सीएम से पंगे। देखिए, जिंदगी तो एक ही बार मिली है ना, तो अब मेरी अपनी एक सोच है दीपक भाई, कि जो रात कब्र में लिखी है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो फिर डरना किस बात का। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने अप्रोच किया हो कि भाई शकील साहब क्यों पीछे पड़े हो, या फिर किसी ने किसी के थ्रू मैसेज भेजा हो, कॉल की हो, या कहीं रास्ते में मिल गए तो बात कर लिए, नाराजगी जाहिर की? ऐसा तो हुआ होगा कि सब लोकल पॉलिटिशियन तो हैं। देखिए दीपक भाई, मैं आपको एक बात साफ कहूंगा, जब आप इस किस्म का काम करते हैं ना, आपके ऊपर बहुत उंगलियां, बहुत नजरें उठती हैं। सबसे पहला, जब ये, क्योंकि ये ना ट्रैक से हट के काम है, ठीक है, सबसे पहले आपको ना एक पदवी मिलती है इसमें, लोग कहते हैं ब्लैकमेलर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं, ठीक है, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि वो मतलब जब ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं या फिर आरोप लगते हैं, फिर कैसा ये लगता है? तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, मुझे शुरू में ये बहुत सुनने को मिला। इवन मैं आपको बताऊंगा, मेरी जब कई बार मेरी न्यूज आती थी ना न्यूज़पेपर्स में, तो मैं आपको वो टाइम बताऊंगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, जब शाजिया खान की अपॉइंटमेंट का इशू बना, अवैस शफी का बना, और बड़ी सारी अपॉइंटमेंट्स जब मैंने चैलेंज की, तो उन दिनों अखबारों में खबरें आती थी, डीबी इश्यूज नोटिस, कोर्ट इशू, तो इवन जजेस को भी नाराजगी होती थी कि शायद ही इज आफ्टर एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी लेना चाहता है, ठीक है। तो बड़ा कुछ लोगों ने कहा जी ये पैसे खा लेता है, फिर उसके बाद केस विड्रा कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये जब बातें आप सुनते हैं ना दीपक भाई, तो इससे ना आपकी कन्विक्शन बड़ी मजबूत होती है। जब एक आदमी आपको कह रहा है यार तू ब्लैकमेलर है, तू पैसे खाता है, फिर आप कहते हो यार ना मैंने ब्लैकमेलिंग की, ना मैंने किसी से पैसे कोई एग्जांपल आपने कभी बोला नहीं कि कोई एग्जांपल ले आओ, या ऐसी कोई नहीं, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊंगा कि ये इस किस्म की सिचुएशन मेरे साथ काफी हुई, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे केसेस में जजमेंट्स आना शुरू हो गई, अब देखिए एक तरफ से आपको किसी ने कहा जी कि देखो जी इसने शाजिया खान की अपॉइंटमेंट चैलेंज की है, लेकिन जब शाजिया खान की अपॉइंटमेंट ही क्वैश हो गई, तो फिर मैंने पैसे एमवाई खान से किस बात के खाने? जब वो क्वैश ही होगी, अब मैंने शफी उड़ी साहब के बेटे की अपॉइंटमेंट क्वैश हुई, अब तो सुप्रीम कोर्ट तक कंटेस्ट किया, तो अगर मैंने पैसे खाए होते तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक केस क्यों लड़ता? बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, आपको जब आप इस राह पे चलते हैं ना, आपको ये बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन देखो भाई, एक चीज मैं आपको कहूंगा, जब आप लड़ते रहते हैं ना, और जब आहिस्ता आहिस्ता इसके नताइज आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ये जो परसेप्शन है ना, ये रिमूव होना शुरू हो जाता है। फिर लोग कहते हैं यार पागल है, ये काम करता है, इधर काम ही यही हमारे इसी काम में हमारे लोग पंगे लेने हमारे पुती पंगे। तो इसका मतलब फिर तो इन जो आप अभी बता रहे हैं कि आप तो 96 से लगे हुए हैं जी, फिर तो अब वाले नेताओं को तो पता होनी चाहिए आपकी नेचर, सब पता है इनको। देखिए मैं आपको एक चीज कहूं, मैंने आपको पहले ही कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने क्रिटिसाइज करना है, बिल्कुल ठीक है। तो
आप मुझे एक चीज बताइए ना, अभी जब बंगले खाली हुए, क्या जीएम सरूरी का बंगला खाली नहीं हुआ? सरूरी साहब का भी बंगला खाली हुआ। कितने का, देखिए एक सिर्फ पॉलिटिशियन बचे हुए हैं, वो हैं रविंद्र शर्मा जी, क्योंकि अभी उनकी एक पिटीशन में स्टे चल रहा है। अच्छा, बाकी तमाम लोगों से बंगले खाली हो गए। ठीक है, और मैं फिर एक चीज आपको कहूंगा दीपक भाई, ये सिर्फ बीजेपी के लोगों से नहीं खाली हुए हैं, ये जो 47 जिनको मैं कहता हूँ ये वीवीआईपी कैटेगरी में थे, इसमें तमाम पार्टियों के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के ही लोग थे। नहीं, अच्छा, मैं फिर वो सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे कि कुछ इनमें से किसी ने अप्रोच किया कभी? नहीं, मुझे कभी देखिए मेरे तो बातचीत हुई, ऑनेस्टली कभी नाराजगी जताई किसी ने? कभी देखो डायरेक्टली, क्योंकि छोटा शहर है ना, कहीं ना छोटा कहीं जाता है, कहीं ना कहीं आदमी मिल ही जाता है, कहीं कॉमन से फंक्शन अपने कॉमन फंक्शंस में दोस्तों के थ्रू कभी मैसेज भी आ जाते हैं कि यार छोड़ो आप इस मसले को, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा ना, जब मेरी इंटेंशन मेलाफाइड है नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अब मुझे या तो मुझे कोई इनमें से, आप भी पब्लिक लाइफ में दीपक भाई इतनी देर से जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपको कभी किसी लीडर ने कहा कि शकील ने हमसे कोई डिमांड रखी थी? नहीं, ऐसा नहीं कभी मुझे सुनने में नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए मैं उनको एक ही चीज अपने आप से मैं सवाल करता हूँ कि एक इशू जो मैंने रेस किया समाज के सामने मैं ला रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ आ मना चलचे लिंक रोड उठवान ले अच्छे नोट, फिर उसके बाद मैं सुल्लू गुल्लू कर लूं, लोग कहेंगे यार ये तो सिर्फ ऐसा ही है, ये तो लगता है कोई फ्रॉड है। ठीक है, लेकिन जब मैंने लोगों के सामने तथ्य लेके आता हूं कि भाई आप देखिए हम सभी लोग बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, अगर हम किस्त अदा नहीं करते हैं दीपक भाई, तो अल्टीमेटली आप देखिए बैंक हमारे खिलाफ प्रोसीड करता है, हमारे घर के बाहर ढोल बजाया जाता है, हमें दिन में 6 टेलीफोन ब्रांच से आ जाते हैं, हमारी गाड़ी को सीज कर लिया जाता है। आजकल तो सरफेसी एक्ट है कि आपके घर को सील करके बैंक वाले चले जाते हैं। तो मैं लोगों को ये चीज कहना चाहता हूं कि भाई दो किस्म, एक सिचुएशन में दो कानून क्यों? तो मैंने लोगों को ये चीज बताई कि भाई ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जम्मू कश्मीर के, हमारे खास तौर पर हमारे जम्मू के, जो हमें बड़े बड़े दर्श देते थे, उन लोगों को जरूरत क्या पड़ गई हिमाचल में जाके पहले पावर प्रोजेक्ट लेने की। बिल्कुल, मैं देखिए ना दीपक भाई, आपको लगता है जम्मू में ऐसी कोई बात करता है या कोई करेगा? ठीक है, नहीं, मगर शेख साहब इसमें मुझे एक चीज बताइए कि मतलब जब से आपने कब से शुरू किया था वकालत? मैंने 95 से समझ लीजिए 5 या 6 सरकारें जम्मू कश्मीर में बनी, ठीक है, तो तब से लेकर आपको लगता है जो भी पावर में आता है वो पावर का इस्तेमाल करता ही करता है? बिल्कुल दुरुपयोग हुआ जम्मू कश्मीर, करता ही रहा, करता ही है, कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिशियन ना कोई भी है। मुझे किसी एक जमात से कोई शिकायत, मैं आपको कह रहा हूँ कि थंपिंग मेजॉरिटी से डॉक्टर साहब आए, और बेसिकली मैं आपको दीपक जी एक चीज बताऊंगा कि डॉक्टर फारूक जैसा करिश्मेटिक लीडर कोई है नहीं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब को आप पसंद आ गए तो आपको बार का लाइसेंस दे दिया, बस ठीक है। डॉक्टर साहब को आपकी अदायगी, आपने कोई गजल सुना दी, तो चलिए डॉक्टर साहब ने आपको खुश कर दिया, आपने कहा डॉक्टर साहब ये मुझे प्लाट एक दे दीजिए, वो आपको प्लाट भी दे देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ कि मैंने 96 से 2002 मेरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए हाई कोर्ट में जाके, मैंने जितना तून दिया डॉक्टर साहब की सरकार को। अब ये जो बंदे हैं ना जो कहते हैं जी ये सिर्फ बीजेपी के पीछे है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी पूरी फाइल जाके ना सीआईडी में चेक करें जाके। अच्छा, कुछ दोस्त भी होंगे आपके बीजेपी में? बड़े दोस्त हैं मेरे, जब वो मिलते हैं अकेले में ऐसे कभी बाहर या अकेले आपके चैम्बर या कभी अकेले में बात होती है तो क्या कहते हैं? कहते होंगे कि यार हमारा भी ख्याल रखना, ऐसे तो नहीं बोलते हैं? जिनका आज तक नाम आपने नहीं लिया होगा। नहीं, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक तो बीजेपी है क्या? बीजेपी हमारे डुगर प्रदेश के लोग हैं, बिल्कुल हमारे अपने शहर सभी लोकल पॉलिटिशियन, लोकल सभी अपने दोस्त हैं, सभी ये हैं। तो वो एक चीज से तो खुश है ना, वो इस बात पे खुश हैं कि जो कहते हैं जो आप काम कर रहे हो ना, ये हम पार्टी में रह के तो कर नहीं सकते। अच्छा, मतलब कुछ लोग ये मानते हैं, ये लोग मानते हैं कि शकील आप काम ठीक कर रहे हो, आप एक्सपोज कर रहे हो इन लोगों को। देखिए मैंने दीपक भाई कोई गलत काम किया होता है, या मैंने सपोज डॉक्टर निर्मल सिंह साहब को खाम खतान किया है, या मैंने कविंदर जी को खाम खतान किया है, या मैंने बाली भगत जी की कोठी के बाहर जाके मैं खड़ा होकर वीडियो बनाई है, तो मैंने यही मेरी मंशा ये थी कि बाली भगत जी का अगर अपना मकान इतना शानदार तैयार बना है तो वो वजारत रोड में क्यों रह रहे, मेरी इंटेंशन वो थी, ठीक है। तो अगर तो मैं गलत था
तो इनको मेरे खिलाफ मानहानि का कोई हम्म। केस करना चाहिए। किया किसी ने आज तक इनमें से? आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा। ठीक है, तो देखिए जो कानून मेरे लिए है, वो उनके पास भी वही प्रोटेक्शन अवेलेबल है। लेकिन मैं फिर आपको एक चीज कहूंगा दीपक भाई, मैंने हमेशा एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मुझे अपनी जो लक्ष्मण रेखा है ना, वो मुझे मालूम है कि मुझे किस हद तक जाना है। मैंने आपको पहले ही कहा, बिल्कुल। मैंने आज तक इनमें से कोई एक पॉलिटिशियन कहे कि मैंने कोई किसी को अब्यूज किया है या कोई मैंने अनपार्लियामेंट्री या कोई अभद्र भाषा का मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने आपको फिर कहा, रोज 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद हम किसी सोशल फंक्शन में कोई ना कोई मिलता ही रहता कोई मिलता, आपको पता है, आपको पता है हमारे शहर में छोटा शहर है, खुशी गमी में कहीं ना कहीं हम मिलते हैं। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा कोई मैसेज समाज में नहीं देना चाहता हूँ कि यार कि मैं मेरे पास कोई ऐसा हथियार है और मैं इनको अब्यूज करूंगा, मैं इनको टॉर्चर करूंगा, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, उनकी कैबिनेट है, हालांकि छोटी कैबिनेट है, अलर्ट रहना चाहिए उनको आपसे। नहीं ऐसा कहीं कोई गलती होगी तो शेख शकील साहब पकड़ लेंगे। बेसिकली ऐसी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा दीपक भाई, क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ी बात, समाज में ना, जो पर्टिकुलरली समाज में देख तो सभी रहे हैं, लेकिन कोई सिटीजन जो होते हैं वो विजिलेंट होते हैं, जिनको हम वॉच डॉग्स कहते हैं। ठीक है, या तो होना कि कोई ऐसा शख्स या ऐसा पॉलिटिकल आदमी जो आकर पब्लिकली ये स्टेटमेंट दे कि शकील हमारे पास आया था, ये उसकी डिमांड थी, हमने फुलफिल नहीं की, तो ये हमारे पीछे स्टार्ट हो गया। मैंने कभी ऐसा कुछ जब वकालत करियर में इन सब चीजों को करने का आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 30 साल का करियर आपका हो गया वकालत में। ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मुझे प्रोफेशनली इसका नुकसान हुआ। वो कैसे? वो इसलिए, मेरा बहुत सारा वक्त जो है इन चीजों में गया, वो इन चीजों में गया, और जो मेरे साथी जो मेरे साथ कंपटीशन में थे, वो कहते हैं यार ये तो लिटिगेशन, रूटीन लिटिगेशन तो करता नहीं, वो तो PILs में ही बिजी रहता है। ये मैं आपको सच्ची बताऊंगा, ये मेरी पीठ के, क्योंकि मुझे फीडबैक तो मुझे पता चलता ही। वो कहते हैं ही इज नॉट ए सीरियस एडवोकेट। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं वो तो PILs में वो लगे तो होना, किसी कोई लीडर फड़े तो उन्होंने वो पीछे लगे तो होना। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज मुझे कभी महसूस होती है कि बहुत सारा वक्त मेरी जिंदगी का वो इन इश्यूज में निकला। तो 30 साल का करियर वकालत में बहुत लंबा होता है। बहुत सीनियर आप एडवोकेट हैं, आपके बड़े सारे दोस्त जो एडवोकेट हैं बहुत सारे ऊपर भी चले गए होंगे, काफी मतलब ऊपर मींस कहने का ही मतलब नहीं, ऊपर मतलब काफी लेवल एक राइज कर लिया होगा, बहुत अच्छी। वो कभी आपको जब महफिल में अपनी बैठते हैं कभी समझाते हैं या कोर्ट में कभी कि छोड़ो जनाब क्या रखा है इसमें, क्यों पॉलिटिशियन के पीछे पड़े हो, कभी कहते हैं ऐसे? दीपक भाई मुझे बड़े लोगों ने समझाया, इवन कुछ ऑनरेबल जजेस ने भी मुझे समझाने की कोशिश की। अब जिनके साथ रिलेशन होते हैं, बंदा एक पर्सनली बातचीत तो करता है। देखिए ना, अब मेरे कुछ क्लास फेलोज हैं, कंटेम्परेरीज हैं जो जजेस बन चुके हैं, उन्होंने कहा यार अच्छा खासा तेरा काम है, अच्छे सीनियर एक अच्छे चैम्बर से तू निकला, ये किन चक्रों में तू पड़ गया है, PIL कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो मैंने उनको एक ही में बात कहता हूँ दीपक भाई, वो कहते यार तू सीधे ढंग से चला होता तो आज तू भी बेंच में बैठा होता, तेरा भी नाम होता, ये होता, सिलसिला होता, पैराफर्नेलिया साथ चलता। मेरे पास एक ही जवाब हुआ है उसका, मैं कहता हूँ ये कोई ताकत है जो मुझसे कोई काम ले दी, और मेरा इसके ऊपर कोई कंट्रोल जो है खुद से नहीं है, खुद का नहीं है। ये कोई ताकत जो है जिसने मुझे काम असाइन किया हुआ है। तो मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ कि यार जिस ताकत ने ये काम मुझे दिया हुआ है ना, वही इसको विड्रा कर सकती है, वही एक ताकत है। और अदरवाइज दीपक भाई मेरी क्या मजाल है कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जिनके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, पैसा है, और भी जो भी सिस्टम है, तो उनके साथ लड़ना, फिर पाए तकमील तक चीजों को। कभी किसी पार्टी ने अप्रोच किया कि आइए जनाब हमारी पार्टी ज्वाइन करिए, सीनियर पोजीशन लीजिए, छोड़िए ये सब, स्पोक्स पर्सन बनिए, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं दीपक इस 30 साल के करियर में कभी नहीं। हाँ, मैं किसी पार्टी ने अप्रोच, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगा। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ अशोक खजूरिया जी की। ठीक, जब वो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने विदाउट माय कंसेंट उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग कमेटी का मेंबर बना दिया। ठीक है, तो मैंने दूसरे ही दिन उसको कंट्राडिक्ट किया। तो मैंने कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं और ना मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन है, और ये जो न्यूज़ आई है
मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं नहीं है। मैंने आपको कहा ना हम्म। कि मेरे ताल्लुकात जो है ना वो तमाम पार्टीज में है, अक्रॉस पार्टी लाइंस। बहुत मुझे प्यार लोग मिलता है। कहते हैं कि शकील साहब के अच्छे बहुत रिलेशन हैं, दिल्ली तक बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, इसलिए वो डरते रहते नहीं है, उनको पता है ऊपर हमारे अच्छे सारे हैं। ऐसा है सच कुछ? देखें कुछ मैं टॉप लेवल के लोगों से जो देखिए, अच्छे मंत्री हैं, बड़े नहीं मंत्री नहीं हैं? नहीं, ऐसी कोई हम्म। बात नहीं है दीपक भाई। मैं आपको एक चीज हम्म। कहूंगा, मैं बीजेपी में, कांग्रेस में, पैंथर्स में, पीडीपी में जितनी भी टॉप लीडरशिप है, मेरा उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है। मैं आपको साफ बात आरएसएस में? आरएसएस में भी अच्छा। मैं आपको साफ बात हम्म। कहूंगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, जो लोग मैं इनकी इसलिए इज्जत करता हूं, हम्म। असूल परस्त लोग हैं, जिन लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए, ठीक है। और देखिए, जो आपके व्यक्तिगत संबंध होते हैं ना दीपक भाई, वो लंबे चलते हैं वो लंबे चलते हैं और क्योंकि उनमें ज्यादा कुछ फायदा नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं होता। देखिए ना, मैं आपको एक चीज कहूंगा, मेरे व्यक्तिगत संबंध जो है वो हर जमात में है। मैं आपको सही में कहूंगा, और आपको पता है, मैंने आज तक जम्मू में, मतलब जिस क्लास में मैंने पढ़ा हुआ है, मेरी क्लास में अगर हम 40 लोग थे तो एक ही शेख शकील था, बाकी शायद 37 हिंदू हाँ, होंगे, बिल्कुल। 2 सिख होंगे। इसमें तो मैंने अभी आना था, हाँ, ये बहुत आपका एक खास हम तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इन चीजों से थोड़ा मैं बढ़ के ऊपर हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरी जो नरिशमेंट हुई है ना, मेरी जो आप समझ लीजिए अपब्रिंगिंग हुई है, वो इन चीजों से ऊपर हुई है। बीइंग ए मुस्लिम डोगरा, जी, आप जम्मू को, क्या आज के जम्मू को कैसे देखते हैं कि कितना बदला जम्मू 10-20 सालों में? एक चीज मैं आपको कहूंगा, जम्मू एक गुलदस्ता है, और मुझे बहुत फख्र है अपने आप को ये कहने में कि मैं इस खूबसूरत डुग्गर लैंड का एक बच्चा हूँ, एक शहरी हूँ। और इतने सादा लोग हैं हमारे डुग्गर प्रदेश के कि हमारा बड़े से बड़ा नुकसान भी हो जाता है, हम लोग रिएक्ट नहीं करते। सादगी बहुत है हम लोगों में। और जहां तक आपने ये कहा ना कि इन पिछले 10-20 सालों में, 10-20 सालों में हुआ क्या, हाँ, मैं आपको एक आपको चीज, लगता है पॉजिटिविटी की तरफ बदलाव हुआ है या नेगेटिविटी की तरफ हुआ है? मुझे, कैसे देखते हैं? मैं आपको एक चीज कहूंगा, एक चीज की मुझे खुशी बड़ी है कि पिछले 10-20 सालों से जो संघर्ष मैंने भी कोर्टों में लड़ा अगेंस्ट इलीगल आर्बिट्रेरी अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि मेरी लड़ाई ये थी कि अपॉइंटमेंट्स थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन और थ्रू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होनी चाहिए। और एक चीज मैं आपको कहूंगा, मैं इस बात का वोटरी हूं कि जम्मू के साथ अन्याय हुआ है। जम्मू को जो उसका हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी वीडियोस, मैं बसोली में जाके पुल पे जाके बोलता हूँ, खराब सड़कों साहब, ये अन्याय कश्मीर से हुआ या दिल्ली से हुआ? आप कैसे देखते हैं एज ए वकील भी, एक लर्न? हाँ, आपने बड़ा बड़ा अच्छा सवाल किया ये। मैं आपको एक चीज कहूंगा, हमेशा दीपक भाई, जो इनजस्टिस होता है ना, उसके पीछे जो इनजस्टिस सहता है उसका भी एक रोल होता है। बिल्कुल। मैं एक चीज कहता हूं, हम लोग अक्सर कश्मीर बेस्ड पार्टीज को, कश्मीरी पॉलिटिशियंस को हम एक्यूज करते हैं। आप मुझे बताइए, जब से हमारी असेंबली बनी है, क्या हमारे जम्मू के नुमाइंदे नहीं थे उन असेंबलीज में? बिल्कुल थे। क्या हमारे जम्मू के मंत्री नहीं थे? आज भी देखिए आप कि पंडित तरलोचन दत्त जी का नाम चलता है। बिल्कुल। कहते हैं कि कश्मीर की जो लीडरशिप थी उनसे थर थर कांपती थी। मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ेगी दीपक भाई, जब जम्मू की ग्रांट्स चल रही होती हैं तो हमारे एमएलए बाहर कैंटीन में बैठे होते हैं असेंबली की, लेकिन आप देखिए जो कश्मीर का विधायक है वो अंदर डिस्कशन कर रहा हो, वो अपने लोगों के लिए लड़ता है, वो अपने लोगों के लिए बात करता है। लेकिन आपको याद होगा हमारे जम्मू में, जब जम्मू क्लब में उमर साहब आए तो हमारे जम्मू के 2-3 विधायकों ने कैमरे दे के नारे मारने शुरू किए। बिल्कुल, ये 2013 की बात है। 13 की बात। 13-14। आपको मालूम है, बड़े जज्बाती हैं उमर साहब, ठीक है। और उन्होंने वहां बोल दिया, उन्होंने वहां पे एक्सपोज कर दिया हमको। उन्होंने कहा भाई आज तो आप यहाँ कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि जम्मू में बिजली नहीं है, लेकिन कभी मेरे साथ आके तो आपने बात ही नहीं की। मेरे साथ तो आप शाम को आप आते हैं, कहते हैं चाय पिलाओ, और फिर आप कहते हैं कि मुझे शराब का ठेका चाहिए। कोई कहता है मेरी बेटी के लिए एमबीबीएस की सीट चाहिए। ये तो ओपन स्टेटमेंट है ना।
और फिर उसके बाद हमारे उन विधायकों ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम उमर साहब के खिलाफ डिफेमेशन करेंगे। मैंने आज तक वो डिफेमेशन का केस देखा नहीं। दीपक भाई देखा नहीं। सबसे पहली बात ये है कि हमारे जम्मू की जो लीडरशिप है, हमारे अपने लोगों की भी कमजोरियां दीपक भाई रही। मतलब आपको लगता है कि जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो यहाँ की पॉलिटिशियंस की गलतियां या ये कह लीजिए कि उनकी लापरवाही या नालायकी की वजह से हुआ? नालायकी की वजह जी। से, मैं तो साफ बात कहता हूँ, नो डाउट। देखिए मेरी बात सुनिए दीपक भाई, जितना खूबसूरत सोना मर गया उतनी मेरी सियोजदार है, ठीक है? तो क्या सियोजदार को डेवलप करने के लिए बिल्कुल नहीं। कोई क्या जो गुलमर्ग का एमएलए था या पहलगाम का एमएलए था उसने बात करनी थी या जम्मू के विधायक ने बात करनी थी? बिल्कुल। अगर कश्मीर में 75 पैसे जा रहे थे टूरिज्म के लिए और 25 जम्मू में जा रहे थे, तो किसने रोका था उनको प्रोटेस्ट करने के लिए? मुझे आप एक मतलब चाहे कोई भी सरकार रही, कोई भी विधायक रहा, मतलब उसने जो जम्मू वाले थे कहीं ना कहीं वो डिवीजन रहा। बिल्कुल डिवीजन रहा। और मैं आपको एक चीज कहूंगा, अपने हक के लिए ना दीपक भाई लड़ना पड़ता है। अब आप देखिए इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में बात चल रही है कि 2 पावर सेंटर्स हैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ, उमर साहब खुद बोल रहे हैं, उमर साहब भी बोल रहे हैं डुअल पावर सिस्टम है। आप मुझे एक चीज बताइए, जब तक आप किसी बात के लिए एजिटेट नहीं करेंगे, उसकी एक तहरीक नहीं बनाएंगे, एक मूवमेंट नहीं बनाएंगे, और आप देखिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बार नहीं कई दफा कहा कि भाई स्टेटहुड जो है वो हमने जम्मू कश्मीर को देनी है, और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, आप कितनी आवाजें जम्मू में सुन रहे हैं कि यहाँ स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए? सिवाय 2 4 5 कोई ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद आप देखिए ना, आपको कुर्बानी देनी एज ए लर्न्ड एडवोकेट, एज ए पॉलिटिकल अवेयर डोगरा, आपको क्या लगता है कि स्टेटहुड वापस आनी चाहिए और राइट टाइम है? बिल्कुल राइट टाइम। देखिए मैं आपको एक चीज कहूंगा, सबसे पहली बात यह है कि एक जो इलेक्टेड सरकार होती है या स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, ठीक, उसका एक अपना चीफ मिनिस्टर की अपनी पावर्स हैं, कैबिनेट की अपनी पावर्स हैं। आज आप देखिए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स किसी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, उनको डीसी और एसपी जो है उनके पास जाते ही नहीं जाते। बिल्कुल। और मुझे ये भी पता, चौकी अफसर ही रिसीव एक चौकी अक्सर उनको रिसीव, और मुझे ये भी पता चला कि एक एसएचओ ने थोड़ा सा बढ़िया प्रोटोकॉल दे दिया डिप्टी सीएम साहब को और उसको इमीडिएटली एसएचओशिप से रिमूव कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्यूरोक्रेट्स को, कि इनको एक लेवल पे रखना है। और आप देखिए इस वक्त तमाम जो मेंबर्स हैं ऑल इंडिया सर्विस के, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल नहीं, वो हमारे एलजी साहब के कंट्रोल में है। इनका कंट्रोल सिर्फ हमारे जो केएस अफसर हैं या उनके ऊपर है। तो जब इस किस्म की सूरत हाल है, और आप देखिए आज पिछले कई महीनों से हमारी यूटी जो है वो विदाउट एडवोकेट जनरल है। बिल्कुल। हम आप देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है। जो एडवोकेट जनरल होता है, ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए गवर्नमेंट, और जम्मू कश्मीर हेडलेस है। इस टाइम कोई एडवोकेट जनरल नहीं है देखो भाई। तो यही कंफ्यूजन है कि कौन सा काम कहाँ से रूट होना है, किसने करना है, तो ये एक कंफ्यूजन बनी हुई है। ये जो 5 साल थे जब 370 हटी, स्टेट यूटी आई 2019 से 24 तक, इन 5 सालों में कुछ बेटर हुआ जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर बेटर हुआ, नया जम्मू कश्मीर बना, या डाउन हुआ? कैसे आप देखिए देते हैं कितने नंबर? एक चीज मैं आपको कहूंगा, जहां तक तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, पर्टिकुलरली मैं कश्मीर की बात करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ, और मेरे में ये करेज होनी चाहिए ये बात कहने में दीपक भाई, क्योंकि जब मैं एक पॉलिटिकल पर्सन हूं ही नहीं तो मैंने क्रेडिट थोड़ी लेना है किसी से। अगर कश्मीर में पत्थरबाजी कम हुई है, वायलेंस कम हुआ है, वो क्रेडिट सरकार को जाता है और मुझे देना भी चाहिए। और दूसरी बात ये, मैं आपको एक चीज कहूंगा, एलिनेशन थोड़ी जो है ना ये कम होनी चाहिए। लोगों के साथ जो सरकार का जो जोड़ है ना वो बढ़ना चाहिए। तो लोगों को तो समझ नहीं आ रहा ना किस सरकार के साथ जोड़ना है। अब देखिए, अच्छा आप राजभवन वाली सरकार के साथ या सेक्रेटरीट वाली सरकार के साथ, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आपने मुझे पूछा, देखिए जहां तक तो लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए जो मिलिटेंसी है
अगर कश्मीर में थोड़ी कम हुई तो हमारे जम्मू में बढ़ी है, जम्मू में बढ़ी, बिल्कुल। ठीक है। फिर उसके बाद आप ये सबसे बड़ी बात देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो तो बहुत बड़ा। बहुत ज्यादा। और दूसरी बात, जो करप्शन हुई है, आप मुझे अच्छा, करप्शन का लेवल बढ़ा है पिछले कुछ क्यों सालों नहीं में? बढ़ा? आप मुझे एक चीज बताइए, कौन सी सिलेक्शन जो है वो आपकी फाइनलाइज हुई? आप मुझे बताइए, जो भी पेपर हुआ वो लीक हो गया। आप मुझे एक चीज बताइए ना, आपने पेपर्स लिए, पेपर लीक हो गए, और आपने एक ऐसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था एपटेक को, जो बदनामे जमाना थी, बिल्कुल, जिसके खिलाफ हाई कोर्टों के स्ट्रिक्चर्स थे और उसको कॉस्ट इंपोज हुई थी। ये कौन सी आपने सिलेक्शन शुरू कर दिया, मुझे बताइए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज कहूंगा कि सबसे बड़ी जो जम्मू के साथ जो अन्याय हुआ, मैं आपको एक चीज कहूंगा, आज जम्मू में दीपक भाई 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो जम्मू में जी, 5 वाइस चांसलर जो हैं वो जम्मू से बाहर के हैं। क्या हमारे जम्मू में डुग्गर प्रदेश में कोई काबिल प्रोफेसर नहीं रहा? और जो लोग इनडायरेक्टली पावर में हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हमेशा जम्मू की बात की और जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुई उसकी बात की। लेकिन आज वही लोग खामोश हैं, उनके लिप्स बिल्कुल टाइट है। आपको लगता है सुनी जाती है उनकी दिल्ली में जो लोकल लीडर्स हैं, बीजेपी के एमएलएस हैं, उनकी कोई, उन्हें किसी सलाह मशवरे में या यहाँ की पॉलिसी मेकिंग में रखा जाता है? दीपक भाई सच कहूं, नहीं, सच ही बताइए। सच बताऊं ना, हमारे लीडर अपना कद ही नहीं बना सके दिल्ली वालों के आगे, ठीक है। क्योंकि जब हम जमीनों के चक्कर में पड़ गए, जब हम स्टोन क्रशरों के चक्कर में पड़ गए, जब हम शराब के पीछे पड़ गए, जब हम रेते के पीछे पड़ गए, जब हम बजरी के पीछे पड़ गए, जब हम गली 2 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर के चक्कर में पीछे पड़ गए, तो फिर कद कैसे बनेगा? अगर दिल्ली में किसी की सुनी जाती है तो रविंद्र रैना की सुनी जाती है, ठीक है। क्यों? वो एक ऐसा लीडर है भारतीय जनता पार्टी का जिसकी कुपवाड़े में भी इज्जत है, जिसकी हंदवाड़े में भी इज्जत है, जिसकी मेंढर में भी इज्जत है, जिसकी रामनगर में भी इज्जत है। वो बेशक इलेक्शन हार गया, लेकिन इलेक्शन हार के भी जो उसका कद है वो बड़ा है, वो बड़ा है। वो मतलब इसका मतलब है अगर आप किसी एक बंदे का नाम लेके इज्जत कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ही इज ए मतलब टॉल लीडर ऑफ बीजेपी। आपको मैं दिल से बात करता हूँ, मैंने रविंद्र रैना जी से कुछ नहीं लेना, ठीक है, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए बात सच को सच कहने की। मैं आपको कह रहा हूं, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूं। क्यों इज्जत करता हूं? क्योंकि वो वाहिद पॉलिटिशियन है बीजेपी का। डॉक्टर निर्मल सिंह हंदवाड़े नहीं जा सकता, ठीक है, टीटवाल नहीं जा सकता, वहां रविंद्र रैना लगता है। आपको पता है डेरा गली में जो किलिंग्स हुई हैं, वहां जाके लोगों के साथ गले लग के उनके साथ रोना, उनको इंसाफ दिलाना, बदहाल में जाना। आप मुझे बताइए, बदहाल में कौन गया बीजेपी का सबसे पहले लीडर? रविंद्र रैना। वहां से वो उनका डिस्ट्रिक्ट भी था, इसलिए भी हो सर, ही इज नो मोर ए प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। बिल्कुल, अगर वो नहीं भी जाए तो उनसे कोई गिला नहीं कर सकता ना, ठीक है। बट वो वहां पे गए, उन लोगों के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की, और उन लोगों तो आपको लगता है रविंद्र रैना जैसे लीडर्स चाहिए जम्मू? यस, चाहिए, अगर जम्मू की बात आगे लेके जानी। देखिए, एक चीज मैं आपको कहूंगा, सबको मालूम है, मैं आपको सही में कहूंगा, जम्मू को अच्छे प्रवक्ता चाहिए, जम्मू को साफ सुथरी लीडरशिप चाहिए, और जम्मू में लीडरशिप की कमी है, ये मैं आपको साफ बात कहूंगा। आप जैसे लोग या आप खुद क्यों नहीं पॉलिटिक्स में फिर आते? अगर जम्मू की इतनी दर्द, इतनी चिंता है, ओपन पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मैं आपको दीपक भाई कहते हैं कि जैसी प्रजा होती है वैसा राजा होता है। अभी हमारे लोग जो है ना, हमको जिस सिस्टम में बांध दिया गया है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो उस वक्त मैं बन जाऊंगा शेख शकील अहमद, ठीक है। आपको पता है किन बुनियादों के ऊपर यहाँ पे चुनाव लड़े जाते हैं, क्या कन्वेंसिंग होती है, क्या सिलसिले चलते हैं। अभी हम उस मंथन और चिंतन से हमें ऊपर उठना है। आप मुझे कह रहे थे ना, देखिए ये चंद लोगों के जिनके मैंने नाम लिए, 55 करोड़ की लाइबिलिटी, और जब वन टाइम सेटलमेंट किया बैंक ने, जेके बैंक ने 18 करोड़ में उनकी सेटलमेंट की। कितने की? ये किसका पैसा था दीपक भाई, मुझे बताइए। हाँ, पब्लिक का पैसा है ना। तो जवाब क्यों नहीं देते ये लोग कि भैया आप तो लोगों की सेवा में आए थे, आप तो बिजनेस करना शुरू हो गए। और बड़ी मजेदार बात आपको बताऊंगा,
अभी तक जिस प्रोजेक्ट के लिए ये फाइनेंस लिया था, अभी तक वो प्रोजेक्ट कमीशन नहीं हुआ। वहां पे भी एमनेस्टी अवेल की हिमाचल सरकार की, वहां 31 मई 2022 तक कमीशनिंग करनी थी, वो भी डेट निकल गई। आप हमेशा कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं, डोगरों को जोड़ के रखने की, आपके बहुत वीडियो आते हैं, आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है। एक वीडियो आपका आया था जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उसकी सच्चाई क्या थी, कि किसी एक कम्युनिटी, एक फ्रेटर्निटी के बारे में कोई एक शख्स बहुत मतलब नेगेटिव बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे, और उसी महफिल में आप भी बैठे हुए नजर आ रहे थे। क्या आपने उस महफिल में उठ के उस शख्स को रोका था? क्या वो वीडियो सही था? 2-3 साल शायद पुराना वीडियो है। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन हाँ। किया मुझसे, मैं आपको बड़ी मजेदार बताऊंगा। मैं बड़ी या फिर ऐसा नहीं है कि महफिल में या कैमरे के आगे शेख शकील साहब अलग होते हैं और बंद कमरे में अलग होते हैं? बड़ा अच्छा किया आपने। बिल्कुल, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं। मुझे पूरा याद है, मेरे एक दोस्त हैं, मुझे फोन इतने आते हैं, भाई फलां मीटिंग या फलां जगह हो। मैंने आपको पहले ही कहा ना कि मैं एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ प्रोफेशन को और इन एक्टिविटीज को, सोशल एक्टिविटीज। हाँ, मुझे एक मेरे दोस्त का फोन आया, फलां फलां जगह एक मीटिंग रखी हुई है, तो आपने वहां आना है। संडे का दिन था, मैं सुबह से लेकर शाम तक थका हुआ था। मैं आपको बताऊंगा, विंटर्स का टाइम था। अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी 10 मिनट के लिए आओ, लेकिन आप आओ जरूर। 4, साढ़े 4 बजे मैं यहाँ से उठा, तो वहां पे मैं गया। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, 90% में उसमें मैं सोया हूँ। अच्छा। बिल्कुल मेरे, आप उस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। और मैं बैठा हूँ, मैंने ऊपर वो कंबल शंबल भी लिया और मैं बैठा हूँ। तो मैंने देखा वहां पे सभी लोगों ने बात रखी, मैंने भी कोई 4-5 मिनट बात रखी, और किसी आदमी ने भी वीडियो में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा। हाँ, ये कोई मिस्टर थापा थे। मुझे इतना याद है कि उनका नाम लिया गया थापा, और फिर उसके बाद बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने तकरीर की, तो मैं दोबारा सो गया। अच्छा, ठीक है, आप ये वीडियो देख लेना। जब मैं सो गया, एक शख्स वो अपने साथ ही लाए थे जो वीडियो शूट कर रहा था। अच्छा, ठीक है। तो जब उन्होंने ये अपनी स्पीच खत्म की, तो उसके बाद जब मैं थोड़ा होश में आया, मैंने कहा यार खत्म हो प्रोग्राम, मैं जाऊं यहाँ से। अल्टीमेटली होता क्या है, हो गया ये जो उन्होंने बोला, आपने कुछ नहीं सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं। अब मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या, कि काफी टाइम हो गया, महीना 2 महीने हो गए। एक दिन मैं देखता हूं कि हमारे एक वीडियो वायरल हो जाता, वो वीडियो वायरल हो गया। वो सबसे पहले वो वीडियो मैंने देखा अपनी एक बार एसोसिएशन के ग्रुप में। ठीक, उसमें जो हमारे साथी एक पर्टिकुलर विशेष एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने वो वीडियो डाला। जो ही मैंने वो वीडियो देखा, मैं समझ गया, मैंने कहा अब ये इशू एक नया क्रिएट हो गया और इसमें मुझे टारगेट कर। और वहां सुना आपने कि वो क्या बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा। वो वीडियो जब मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, और गलत बात थी वो जो बोला, बिल्कुल गलत। आई डोंट सब्सक्राइब टू इट। मेरी वो थ्योरी नहीं, आपको पता है, तभी मैंने पूछा आपको इसकी हिस्ट्री क्या है। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे मुझे पूरा याद है, मैं अपने घर में ही था, तो मैंने अंडरस्टैंड कर लिया उसकी सीरियसनेस उस इशू की। तो मुझे मेरे रेजिडेंस पे नॉक हुआ, तो मैंने जब दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा सर मैं सीआईडी से आया हूँ। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा शकील साहब ये हमारे एक ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर, आप उनसे बात करें। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे बड़े अदब से बात की। उन्होंने कहा शकील जी हमने ये सारा वीडियो हमने सुना है, इसको हम सारा वो कर रहे हैं, और हमने देखा कि आप तो सोए हुए हैं उधर, तो ये कहाँ मीटिंग हुई, क्या हुआ? मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा हमने सारा देख लिया, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने भी व्यू किया है, आप तो बोले नहीं है ना, आप इसमें स्पीच है, आप तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव बीन फाउंड स्लीपिंग। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैंने कहा सर फलां शख्स ने मुझे बुलाया था, फलां जगह मीटिंग हुई, और इमीडिएटली पीर मिठे थाने में पर्चा लगा, दैट पर्सन वाज अरेस्टेड, और मुझे लगता है कोई 10-15 दिन के बाद उनकी जमानत हुई। और दिस इज हाउ दिस थिंग। और हालांकि हमारे कुछ लोगों ने कोशिश की मेरा नाम भी उसमें जोड़ने की, लेकिन जब मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी ना मुझे मालूम। शकील साहब मेरा सवाल इसमें बस वही था कि जैसे मैंने बात की कि जम्मू कितना बदला है, कि आज के जम्मू में, और वो जो गुलदस्ता जो आपने कहा जम्मू में, ऐसे में जब सभी बिरादरियां, सभी धर्म, हम लोग बड़े प्यार से रहते हैं, तो ऐसी चीजों को क्या आप सिरे से नकारते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजें ये बिल्कुल गलत है? दीपक भाई, हाँ, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ।
आपकी नॉलेज के लिए, और जी। आपको पता है आप मेरे भाई हैं, जब 2008 में अमरनाथ लैंड रोक जी हुआ, बिल्कुल आपको पता मैं सड़कों पे था, बिल्कुल बिल्कुल, तभी आपको याद मैंने है, आपको वो ठीक है। और मुझे सबसे ज्यादा जम्मू में ये बात पिंच होती है जब कोई हमारे इस सेक्युलर फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे बुजुर्गों से पहले गलतियां हुई, बिल्कुल कुछ दाग पहले लगे हुए हैं, हमने उसको रिपीट नहीं करना, हमने अपनी कोशिश उनको मिटाने की होनी मिटाने की चाहिए। कोशिश करनी। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मेरे पास कई लोग आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि भैया अपने जज्बात को संभाल के रखो। क्यों? मैंने कहा वो इसलिए, मैंने कहा अगर किसी ने आज से 20 साल 40 साल पहले कोई गलती की है, वो गलतियां सबसे हुई हैं। मैं आपको सच्ची में कहूँ दीपक भाई, जब भी मैं 1947 की बात करता हूँ ना, मैं सबसे पहले जो 25,000 हिंदू शहीद मीरपुर में हुए, मैं सबसे पहले सलाम उनको पेश करता हूँ। व्हेन आई डिस्कस कि अगर जम्मू में भी कोई मैसेकर हुआ था मुस्लिम्स का, मैं कहता हूँ यही काम तो हमारे सिख भाइयों का भी तो हुआ। बिल्कुल अगर कत्लेआम हुआ, अगर इंसानियत का कत्ल हुआ, तो वो सभी का हुआ ना। तो हमें क्या उससे कोई सबक नहीं लेना चाहिए? तो अगर हमने इस खूबसूरत, जिसको हम जम्मू कहते हैं और जिसको गुलदस्ता कहते हैं, इसी जम्मू में तो हमारे पीर बाबे, हमारी ज़ियारतें हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं। तो आप देखते हैं कि किस तरह खुशी गमी में हम कैसे एक दूसरे के पास बिल्कुल पहुंच जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर थॉट है जिसका आपने जिक्र किया, मैं तो इस स्कूल ऑफ थॉट से बहुत दूर हूँ। शायद मैं तभी मैंने आपको पहले कहा कि मैं सियासत से दूर नहीं, हूँ। मैं वो सुनना भी चाहता हाँ। था, इसलिए कि बहुत सारे हमारे मीडिया हाउसेस ने भी वो खबर चला दी, हाँ। पर मुझे लगता है कि उस खबर के अंदर क्या डिटेल थी वो जानना जरूरी नहीं था। नहीं, बड़ा तो अच्छा शकील किया। साहब बहुत धन्यवाद, आपके साथ जब भी इंटरव्यू करते हैं मजा आता है, और मुझे लगता है आज तो बड़ा लंबा इंटरव्यू हुआ, बड़ी डिटेल में। और शकील साहब हमेशा से स्ट्रेट खेलना पसंद करते हैं, सीधा ही खेलते हैं और तेज खेलते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 30 सालों से ऐसे ही खेल रहा हूँ, नुकसान चाहे काफी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में सहा हो, मगर ऐसे ही खेलता रहूंगा। सियासत में आने का भी कोई विचार नहीं है, क्योंकि खुद ही बहुत व्यस्त हैं बाकी चीजों में, और कहते हैं कि जो शरारतों में लगे हैं उन शरारतों को कंटिन्यू करेंगे। तो स्ट्रेट ड्राइव शेख शकील सीनियर एडवोकेट, और आप इन्हें सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव देखते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन बातों को रखते हैं जो वाकई सोसाइटी की होती हैं, और कहते हैं कि ऐसी बातें कंटिन्यू करते रहूंगा। बहुत धन्यवाद।